नमस्कार, द डेली शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लखीमपुर खीरी हत्याकांड एक बहुत ही अमानवीय बर्बर घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसकी जितना निंदा भर्त्सना की जानी चाहिए की भी जा रही है। लेकिन इसने जहां एक और बीजेपी के चरित्र को बेनकाब कर दिया, उसकी डबल इंजन की सरकारों के चरित्र को बेनकाब कर दिया, वहीं किसान आंदोलन को एक नई गति और एक नई ऊर्जा भी प्रदान की है। यही नहीं, ये विपक्षी दलों के लिए भी एक टॉनिक की तरह आई है। माना जा रहा है कि इस नृशंस वारदात के बाद किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक में फैल सकता है, मजबूती हासिल कर सकता है, जिसे अभी तक माना जा रहा था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। किसान आंदोलन के मिशन यूपी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा हुए बिना जो लक्ष्य है उसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी और भड़काऊ भाषण देने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल में बनाए रखने के बाद से भी किसान आंदोलन को ये संदेश जा रहा है कि ये सरकार बहुत निर्मम है, ये उनकी उस तरह से नहीं सुनने वाली है और डबल इंजन की जो सरकार है वो दरअसल लोकतांत्रिक जवाबदेही और नैतिकता की परवाह भी नहीं करती है। सवाल उठता है कि लखीमपुर खीरी कांड का कुल राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर किस तरह से कितना पड़ने जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता, किसान नेता सोमपाल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस घटना का क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, और ऐसे में ये एक बर्बरतापूर्ण घटना हुई है जिसमें 4 किसानों को कारों से कुचलकर मार डाला गया है। ये कितना प्रभाव डालेगी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और किसान आंदोलन पर? मुकेश जी, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वोटों के लिहाज से, वो सरकार के विरुद्ध होता जा रहा है लगातार। और ये गति पहले 6 महीने में तो रुकी हुई थी, जितनी हो गई थी उतनी हो गई थी। 6 माह के बाद जितना यह स्पष्ट होता गया कि सरकार इसकी न केवल अनदेखी कर रही है, बल्कि इसको तरह तरह के आरोपों से और तरह तरह की गलत सूचनाएं देकर, इसके खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा करके और अपने हथकंडों से जितना उसको कुचलने की कोशिश कर रही है, उतना वो सुरसा के सुर की तरह से, अब सिर की तरह से बढ़ता जा रहा है। वो जो एक आती है ना कथा पौराणिक, कि सुरसा के सिर पर जितना आपने प्रहार किया उतना वो बढ़ता जाएगा। उसमें यह घटना जुड़ गई है। और अब एक बात निश्चित हो गई है, जो मैं सतत पहले दिन से, जब से आप मेरा इस संबंध में साक्षात्कार ले रहे हैं, कभी चर्चा करते हैं, तो एक बात सदा कहता रहा हूं कि इससे निश्चित रूप से सरकार की न केवल हठ धर्मिता, बल्कि अब तो उस शब्द को भी बदलने की इच्छा हो रही है। ढिठाई जो है वो स्पष्ट होती जा रही है, उतना किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं मेरा जनता में कितना संपर्क रहता है। जो किसानों से जुड़े हुए दूसरे समुदाय हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी सहानुभूति क्रमशः न केवल जुड़ती जा रही है, बल्कि वो अधिक गति से बढ़ती जा रही है किसानों के पक्ष में। और ये घटना उसमें निश्चित रूप से, जैसे आपने कहा, मैं सहमत हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, उन परिवारों के लिए भी, समाज के लिए भी, और सरकार के काम करने के तौर तरीके के ऊपर जिस तरह से इसका ये प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ करता है कि सरकार, जैसे अंग्रेज अपने घोड़ों से और उनसे कुचला करते थे लोगों को, अब इन्होंने वही रुख अपना लिया है। और बजाय इसके कुछ संवेदनशीलता दिखाते, इसमें एक परामर्श करते, एक चर्चा करते, संवाद स्थापित करते और किसानों से पूछकर, जैसे अभी एक बात इसमें छोटी सी एक बात आपको बताऊं कि इस दुखद घटना के दौरान भी श्री राकेश टिकैत वहां थे और उन्होंने इसमें बल्कि बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया कि भाई ये घटना हो गई है और इसको किसी तरह से आगे बढ़ने के बजाय
इस विद्वेष को और इस दुर्भावना को बढ़ने के बजाय कुछ बात है तो उन्होंने सरकार के उन किसान परिवारों के बीच बचाव करके और उसको शांत करने की कोशिश की। परंतु उसके बावजूद भी सरकार को उस दिशा में इस अपराध के मामले में जिस तरह की द्रुत गति से कार्यवाही करनी चाहिए थी और किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए जो पहल करनी चाहिए थी, वह कहीं 100 कोस तक नजर नहीं आती, बल्कि उल्टे किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो उससे जो समझौता राकेश टिकैत जी ने बहुत समझदारी से करवाया था, उसका भी जो एक लाभ होना चाहिए था समाज को भी और सरकार को, सत्ता पक्ष को, वह नहीं रहा। इन पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में वो भी बिल्कुल शून्य हो गया है। तो इसकी दिशा तो सरकार के विपरीत निश्चित रूप से निर्धारित हो चुकी है, इसमें कोई शंका नहीं है। कल मैं 2 स्थानों पर गया था। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली नूरपुर है, हापुड़ के पास, और फिर खैर अलीगढ़ में हम गए। तो जिस प्रकार से वहाँ किसानों में हमने रोष और उबाल देखा, मैंने बहुत निकटभूत में, मतलब मुझे याद नहीं है पिछले 20-30 साल से इस तरह का जो भीड़ में रोष था और जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला। तो ये सारे लक्षण सरकार के विपक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं चुनाव की दृष्टि से। जी, आपको लगता है कि लखीमपुर खीरी में ये घटना हुई है और इसकी वजह से उस पूरे इलाके में जहां पर किसान आंदोलन का वैसा प्रभाव नजर नहीं आ रहा था उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य इलाके में, अब वहां भी किसानों को समझ में आने लगा है और आ रहा है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा और इस आंदोलन से जुड़कर लड़ना पड़ेगा? मुकेश जी, मैं पहले से कहता रहा हूं ये बात कि किसानों को, अभी मेरा एक कल के समाचार पत्र में नवभारत में साक्षात्कार भी निकला है, मोहम्मद नदीम साहब ने लिया था। मैं पहले से कहता रहा हूं कि किसानों को जब राज्य की नीति का विरोध करना है तो उनको बार बार ये कसम खाने की आवश्यकता नहीं है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब आप राज्य की नीति का विरोध कर रहे हैं, जो एक वैधानिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, क्योंकि वह मतदाता है, वोट शब्द से वो बात नहीं इतनी अभिव्यक्त होती जितनी मत जो शब्द है हिंदी संस्कृत का, कि आप अपनी राय दे रहे हैं किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी विचार के पक्ष में, किसी नीति के पक्ष में अथवा उसके विरोध में। तो ये एक संवैधानिक अधिकार आपको दिया गया है। तो जब आप राज्य की नीति का विरोध कर रहे हैं तो उसका जो सबसे सक्षम शस्त्र अस्त्र है, सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली हथियार है, वो तो मतदान है। तो मैंने कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोगों को या जो विपक्ष में लोग हैं जो सत्ता में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको जब तक मतदान का, वोट का ताप महसूस नहीं होगा, तब तक उनकी संवेदना जागृत नहीं होती। और इस दृष्टि से मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं वर्गीकरण करता हूं 3 प्रकार के राजनीतिक लोगों का। एक तो वे होते हैं जो स्वयं ऐसी सामाजिक, सामूहिक समस्याओं का संज्ञान लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं। दूसरे वे होते हैं कि जब उनके समक्ष कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र या आवेदन दिया जाए या कोई इस तरह की घटना घट जाए, जैसे किसान आंदोलन है, कोई मामूली घटना नहीं है, अब 11 महीने हो जाएंगे उसको 25 तारीख को। तो जब वह घट जाए तो उसका संज्ञान लेते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करे। और तीसरी वैसी सरकार होती है जो वर्तमान जो सत्ता के इतने मद में बैठे हुए हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, ये तो अपने आप ही, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिटर आउट हो जाएगा, अपने आप अपनी मौत मर जाएगा। अब इनको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि किसानों का ये आंदोलन अब रुकने वाला है। जहां से ये प्रारंभ हुआ था पंजाब में, वहां पहले से ज्यादा उग्र है। हरियाणा में इसकी संख्या और जो इसका समर्थन वह बढ़ा है। फिर पश्चिमी यूपी में जो इसकी लहर आई थी वहां अधिक बढ़ रही है। और अब ये केंद्रीय यूपी और फिर पूर्वी यूपी और फिर देश में फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि देश का मानस इस तरह का बना दिया गया है कि वो 2 तरह से बात करते हैं कि हाँ भाई, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जाति हो रही है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में वही सांप्रदायिकता जो घर कर गई है या डाल दिया गया है उसका मसला हिंदू मुसलमान वाला, वही काम करेगा। और ये मतलब बहुत सारे पत्रकार जो बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका कहना है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? ये राजनीति का शाश्वत प्रश्न है
और भारत से ही संबंधित नहीं है, पूरे विश्व में इसी प्रकार की बातें होती हैं। पूरी राजनीति का इतिहास हमें बताता है, और लोकतंत्र में तो विशेषकर, इवन जहां राजशाही रही है वहां भी मुकेश जी, ये जो भड़काऊ और भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दे होते हैं, ये आपको सत्ता में आने में मदद कर देते हैं और कुछ समय तक सत्ता में रहने में भी मदद कर देते हैं, परंतु अंततोगत्वा जब रोजी रोटी का, आजीविका का, अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का, अपने सम्मान का प्रश्न आता है, तो अंत में जाकर मनुष्य जो है वो अस्तित्व के प्रश्न से प्रभावित होता है। भावनात्मक और जो भड़काऊ मुद्दे हैं, ये ऊपर की सतही हो जाते हैं, कृत्रिम हो जाते हैं, सरफेशियल हो जाते हैं। तो यह भूल नहीं करनी चाहिए कि वही फार्मूले बार बार काम करेंगे। फार्मूला तो किसान वाला भी इन्होंने अपनाया था। मैं दोहराना चाहता हूँ, 2014 में जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की बात कही, 2018 में झूठा दावा किया कि उसको हमने सिफारिश को लागू कर दिया। तीसरा, आय दुगनी करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 400 रुपए करने की बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान कही थी, और भुगतान 14 दिन के अंदर करने की बात कही थी। ये सारे वायदे उनके बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। गन्ने के जो बकाया है वह लगातार बढ़ता आ रहा है। पिछले 6 वर्ष में गन्ने के दाम में कोई वृद्धि नहीं की, और जो अब की है वो सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूले से कम है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस फार्मूले को सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार कर चुका है, उसकी वैधानिकता और संवैधानिकता को वो उसके पक्ष में अपना मत दे चुका है। 23 अप्रैल 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कि जो गन्ना क्रय अधिनियम है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है 14 दिन में भुगतान करने का, ब्याज देने का, और किस तरह से मूल्य तय किए जाएं, जो स्टेट एडवाइज प्राइस है वो कैसे तय हो, और जो सेंटर की एफआरपी है, तो इन सारी बातों में जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ता है, जितने मिल उत्तर प्रदेश में इतने देश में कहीं नहीं है। और पहले एक कठिनाई थी मुकेश जी कि उत्तर प्रदेश के गन्ने की, चीनी की रिकवरी का प्रतिशत कम हुआ करता था महाराष्ट्र और गुजरात आदि प्रदेशों से, परंतु पिछले 4 वर्ष से तो उत्तर प्रदेश के मिल वहां से ज्यादा रिकवरी दिखा रहे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि इनको उचित मूल्य नहीं दिया जाए और उनका बकाया नहीं दिया जाए। ये पूरे 1 साल की फसल है, बोने से लेकर फसल आने तक, और उसके 1 साल बाद भी पेमेंट नहीं मिले तो क्या मतलब हुआ कि 2 साल तक किसान अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? तो ये सारे सवाल आज लोगों की समझ में आ गए हैं। तो वो जो भड़काऊ और अमूर्त और भावनात्मक मुद्दे हैं, अब वे काम करने वाले नहीं है मुकेश जी। मैं धरातली अध्ययन के आधार पर विश्वास पूर्वक की बात आपको कह रहा हूँ। जी, मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछ रहा हूँ उसी संदर्भ में कि आपने जो बात कही उससे सीधे किसानों पर जो असर पड़ रहा है, तो उनमें तो रोष है, लेकिन जो मध्य वर्ग है, जो किसानी से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, खासतौर पर अगर बीजेपी के मुहावरे में कहा ब्राह्मण बनिया वर्ग जो है, और जो मानता है, जिसके दिमाग में ये भक्त वाली भावना भर दी गई है, वो अभी तक बहुत विचलित नजर नहीं आ रहा इन सब चीजों से। हालांकि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कोरोना महामारी के समय उसे इतना सब जूझना पड़ रहा है, लेकिन वो वर्ग जो है वो ऐसा लगता है कि ये बार बार ये जुमला आता है कि मुसलमानों को तो यही सीधा कर सकते हैं। ये जो भावना उनके अंदर भर दी गई है वो काम कर रही है अभी भी। मुकेश जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमें जातिवाद की इतनी विशद समीक्षा करनी पड़े। उस जातिवाद जिसको मैं मुंह पर लाना भी अच्छा नहीं मानता, मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। न मैं मानता हूं जाति को, न आप मानते हैं। और इस आधार पर, इस वर्गीकरण के ऊपर हमें अगर राजनीतिक समस्या का, वो बंद कमरों में करना अलग बात है, परंतु आप जैसे सार्वजनिक मंच पर ये बात कहनी पड़े तो बड़ी दुर्भाग्य की है। परंतु जाति जो है, जाति व्यवस्था भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अंतरंग अंग है, इसको कोई मना कर नहीं सकता। यही भारतीय जनता पार्टी जब आरक्षण के मुद्दे पर विरोध करती थी
और ये कहते थे कि नहीं, गुणवत्ता जो है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, मेरिट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। आज वही भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की और दलित की और इनकी बातें करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये समझ में आ गया है उनको कि ये बात इतनी आसान नहीं है और इसकी अनदेखी करना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 जातियों का आपने नाम लिया और एक वर्ग का नाम लिया। जहां तक मध्यम वर्ग का प्रश्न है, तो मध्यम वर्ग को तो सबसे बड़ी जो चोट पड़ी है वो महंगाई की पड़ रही है। आप क्या समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर, बाहें फैला फैला कर, भाइयों बहनों 30 रुपया डीजल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हुआ क्या? तो आज वही 90 रुपए से ऊपर, 90 और 100 के बीच में डीजल और 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मध्यम वर्ग के बजट के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। दूसरा, आप खाद्य तेल की बात ले लीजिए, जो 90 रुपया, 100 रुपया, 110 रुपया में 1 किलो सरसों का तेल मिलता था, आज वो 160 से 190 और 200 रुपए तक पहुंच गया है। तो आप क्या समझते हैं कि मध्यम वर्ग को उसका असर नहीं पड़ेगा? और जो बेरोजगारी है और जो व्यवसाय में कमी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बनिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो बनिया की दुकान किससे चलती है? जो बनिया व्यापारी है, उद्योग की तो बात छोड़ दीजिए, उसकी भी, और उद्योग वाला जो व्यापारी है, उद्योगपति, उसकी भी, उसका जो मूल तत्व है वो कहाँ से आता है? वो मांग से आता है। और मांग कहाँ से आती है? वह क्रय शक्ति से आती है। तो जब आपके रहन सहन का खर्च बढ़ जाए और आमदनी घट जाए, तो दोनों बात नकारात्मक प्रभाव डालती हैं व्यक्ति के और परिवार की क्रय शक्ति के ऊपर। और उस क्रय शक्ति की कमी होने का मतलब है कि मांग की कमी अनुभव होगी। तो आप जो भवन निर्माण का क्षेत्र है उसमें मंदी आ गई, सर्विसेज के क्षेत्र में आ गई, सारा यातायात डूब गया, सारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खत्म हो गया, सिविल एविएशन का सेक्टर खत्म हो गया, उनमें रोजगार खत्म हो गए, लोग बैठे हुए हैं, पायलट तक बेचारे, मेरे तो अपने इस कॉम्प्लेक्स में करीब आधा दर्जन से अधिक पायलट रहते हैं, कई कई माह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो वो सब क्या समझते हैं कि वो मध्यम वर्ग नहीं है? तो उस मध्यम वर्ग को भी मैं तो लोग उनसे रोज बात करता हूं, इन तीनों वर्गों में भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी गलतफहमी या खुशफहमी दूर हो रही है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उनमें डिसइल्यूशनमेंट आ रहा है। सरकार के प्रति बेरुखी बढ़ रही है और उत्साह की कमी बढ़ रही है। ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है, ये मतदान के प्रतिशत पर भी और मतदान के पक्ष में और विपक्ष में जाने के ऊपर असर डालते हैं। इतना आसान नहीं ये कह देना कि सब बनिया और ब्राह्मण इनके साथ ही रहेगा, ये बात सही नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत विचार विमर्श और संवाद के आधार पर कह रहा हूँ, इन लोगों में भी सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है और उनका डिसइल्यूशनमेंट हो रहा है। जी। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद हमने देखा कि विपक्षी दल भी एकदम से मोबिलाइज हुए। सबने दौड़ लगाई लखीमपुर खीरी की। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक गिद्ध का नाम दिया, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक अपनी जिम्मेदारी भी होती है और राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश भी कोई नाजायज बात नहीं मानी जाती। तो आपको लगता है कि इस घटना ने विपक्ष को भी ताकत दी है? प्रियंका गांधी को जिस तरह से गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, या दूसरे नेताओं को वहां जाने नहीं दिया गया, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया, ये क्या किस तरह से विपक्षी दलों को खड़े होने की ताकत दे रहा है? निश्चित रूप से दे रहा है, और ये सारी चीजें सापेक्ष होती हैं। जैसे आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कही, तो जितना भी जनजीवन है जनसाधारण का पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर, वो कोई कहीं शून्य में नहीं होता। उसका यदि एक कोई उसकी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। यदि इनका वोट टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा? या तो घर बैठेगा, इनका वोट टूटेगा, क्योंकि जो विपक्ष को पहले मतदान जितना मत मिल चुका है उनका तो कम हुआ नहीं। हाल के वर्षों में इनकम्बेंसी फैक्टर पहले 5 वर्ष में उतना
खुलकर सामने नहीं आया था जितना वर्तमान समय में आ रहा है। तो निश्चित रूप से जब लोग इनसे विमुख होंगे तो मतदान जो विपक्षी दल है उनके पक्ष में जाएगा। उनमें से कौन कितनी उसकी फसल काटेगा ये उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें ऐसी नहीं है, इनका असर पड़ेगा निश्चित रूप से और विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल रहा है। हालांकि अभी भी एक खामी तो दिखाई दे रही है कि विपक्ष को जिस तरह से एक मंच के ऊपर आकर और जिस धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की ये बात कर रहे हैं, उसमें अपनी जो उनकी कमी रही है उसको दूर करके लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि इस मसले पर हम सब ठीक सोचते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं। वह विश्वास वे नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश में एक पहल बहुत अच्छी शुरू हुई है और मैं उसका भाग हूं कि समाजवादी पार्टी और लोकदल विशेषकर जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं प्रभाव है, इन दोनों नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों के बीच अच्छी समझ विकसित हो चुकी है और पश्चिमी यूपी के मतदाता के मन में ये बात बैठ चुकी है कि ये जो है एक सशक्त विपक्ष बन रहा है। इसी मॉडल को सारे विपक्ष को बैठकर सब मतभेद भुलाकर एक बार ये करना चाहिए और उसके बाद जितना हो तो राज सत्ता में बंटवारे की बात अपनी अपनी स्थिति से कर लें। तो उसमें मैं समझता हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, जितनी पहल उन्होंने इस लखीमपुर खीरी वाले में दिखाई है उतनी नहीं दिखाई है। और एक सवाल जो आप मेरे से नहीं करते और मैं बार बार आपको कहता हूं, उसमें मैं किसान आंदोलनकारियों के ऊपर भी मेरा सवाल है और विपक्षी दलों के ऊपर भी सवाल है। मैं पहले किसान आंदोलन की बात करता हूं और ये केवल मेरे तर्क की पुनरावृत्ति है। मैं ये कई बार कह चुका हूं, अपने लेखों में भी लिख चुका हूं कि वे विपक्षी दलों से ये वचन क्यों नहीं लेते कि जिस बात की आप आलोचना कर रहे हैं, आप यदि सत्ता में आए और हमने आपको वोट दिया तो आप उसको किन अर्थों में और कितने समय में लागू करेंगे, ये वचन तो दीजिए। और अगर मान लीजिए किसान नहीं मांगते तो विपक्षी दल तो कहें। हम तो अपने लोक दल के उसमें घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि हम आए तो सार्वभौमिक न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमें सारी जिनसें आच्छादित होंगी, न केवल भंडारण के योग्य बल्कि जो पेरिशेबल कमोडिटी है, दूध है, सब्जी है, फल है, इन सबको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और वो कैसे व्यावहारिक होगा इसकी भी सारी व्यवस्था हम उसमें खोलकर करेंगे। और ये कहा है कि अगर हम आए तो अपने आने के पहले अधिवेशन में विधानसभा के हम इससे संबंधित अपना संकल्प पारित करेंगे और यदि केंद्र सरकार उसको नहीं करती तो हम राज्य सरकार की ओर से करेंगे। और जो किसान की सम्मान निधि है जिसको ये 6,000 रुपया देते हैं 2-2 हजार करके 3 किस्तों में, हमने कल ही अपनी जनसभाओं में घोषणा कर दी हमारे अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने कि हम उसको निश्चित रूप से 12,000 रुपया करेंगे सीधे सीधे और एक मुश्त किसान के पास जाएगा वो खाते में। और जो वर्षा आधारित सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहां हम उसको 15,000 रुपया करेंगे। और फिर कालांतर में जैसे जैसे संसाधन सरकार के पास बढ़ेंगे तो इसमें उचित वृद्धि की जाएगी। पर आज हम 2 गुना और ये 2.25 गुना तो निश्चित रूप से हम करेंगे। तो ये जो आश्वासन है ये विपक्ष को भी देना चाहिए और किसान आंदोलनकारियों से, उन विपक्षी दलों से ये वचन ले लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को सुनिश्चितता हो कि ये लोग अगर आए, हमने इन्हें मतदान की तो ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे भी उसी तरह से भागते फिरेंगे जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने ठगी मार ली। तो ये बात उनको कहनी चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह के व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, अजय मिश्रा, जिनका बैकग्राउंड अब सबके सामने है, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया और इतना सब होने के बावजूद अभी तक बनाए रखा गया है और ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि मोदी जी उनको हटाएंगे। इस सब से इस सरकार की और खुद प्रधानमंत्री मोदी की छवि और साख क्या निकल कर आती है? मुकेश जी, व्यक्तिगत बात कहना उचित नहीं होता सार्वजनिक मंच से, और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है जो प्रसार माध्यमों के द्वारा न्यूज में, समाचार में या विभिन्न वक्तव्यों में बात आ रही है, उससे तो यही लगता है।
परंतु ये अकेले एक मिश्रा जी का सवाल नहीं है। ये सवाल तो पूरे जितना आपका मंत्रिमंडल है, जितने भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और विधायक बनाए हैं, मैं कहता हूं कि जो लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं या तथाकथित बुद्धिजीवी, जो इस सब के ऊपर दृष्टि रखने वाले लोग माने जाते हैं और उनका एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है कि वो इन बातों को उजागर कर कर समाज के सामने लाएं, तो इनके एक-एक आदमी के व्यक्तित्व को और उसकी प्रोफाइल को चेक करके ये बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आनी चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स चोरी में और अपराध के मामलों में पहले से जिनके मामले लंबित हैं और उन्होंने केवल इसलिए कि वो अपने धन बल से या अपने बाहुबल से या अपने संगठन बल से भारतीय जनता पार्टी को केवल वो सीट जितवा दें इसलिए उनको किया। तो ये समीक्षा तो होनी चाहिए, उनकी नहीं बल्कि बाकी दलों की भी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ एक आंकड़ा है सोमपाल जी कि जी। इसी मंत्रिमंडल में 33 दागी मंत्री हैं और उनमें जी। से 24 पर गंभीर आपराधिक आरोप है। मैं यही बात तो मैंने कही है आपको। जी। यही तो कहा है मैंने कहा पूरे मंत्रिमंडल और पूरे जितने भी विधायिका और संसद हैं, उनमें जितने लोग इस तरह की पृष्ठभूमि के हैं, सबके नाम और वो सारा विवरण आना चाहिए समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से। जी। ये बताइए कि ये हम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, आपने सपा और लोकदल की बात की। दूसरी पार्टियां, मायावती एक तरह से ऐसी भूमिका में है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ है। वो बहुत एक्टिव भी नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और कांग्रेस हाइपर एक्टिव दिख रही है। इसके क्या मतलब है? राजनीति, ये चुनावी राजनीति पर इसके क्या असर दिख सकते हैं? देखिए, जहां तक मायावती जी का सवाल है, उन्होंने अपना दलित चेहरा बनाया था और दलित वर्ग ने भी और दूसरे लोगों ने भी जिन कारणों से उनको समर्थन दिया वो सार्वजनिक हैं, सबके सामने हैं। परंतु पिछले चुनावों में गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया और ये बात सबके सामने आ गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दुरभी संधि करके, अंदर खाने गठबंधन करके और विपक्ष को हानि पहुंचाने के लिए काम किया और वह हानि पहुंची भी। तो अब लोगों में उनके प्रति विश्वास की कमी होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। रही कांग्रेस की बात, इन्होंने ये किया कि अब चुनाव में बचे हैं लगभग 3 या 4 माह। अब इन्होंने ये बात गरमाई है। तो हमारे यहाँ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में एक कहावत चलती है कि किसी मेले में कोई बुढ़िया जा रही थी, तो बहुत तेज गति से भाग रही थी, तो कोई नवयुवक साथ थे, तो उन्होंने कहा कि ताई इतनी देर जोर से क्यों भाग रही हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे ठगों ने लूट लिया। तो कहा कि ताई या तो पहले भागती और जब लूट ली तो अब क्यों भाग रही है, अब क्या लूटेगा? तो कांग्रेस तो अब भाग रही है जब वो लूट चुकी। इतना कम समय बचा है, उनका संगठन पंगु बना हुआ है, उनका कोई नीति पत्र लोगों के सामने नहीं है, कोई उनका ऐसा आश्वासन नहीं कि ये जो समस्याएं जिनका लाभ लेने के लिए आप जीभ लपलपा रहे हैं, आप उसमें क्या करने वाले हैं। तो ये जो एक आध घटना होती है, कुछ समय रहेगी, 10-15 दिन इसका फॉल आउट होगा और फिर समस्या समाप्त हो जाएगी। जब तक आप अपने संगठन को सशक्त नहीं करेंगे, लोगों की समस्याओं के विषय में अपना मत स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं करेंगे और उनके समाधान लोगों के सामने ठोस तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे, कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये एकाकी ऐसी घटनाएं वो होंगी, 10-15 दिन निकलेंगे और ऐसे करते करते चुनाव आ जाएगा। कांग्रेस जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। इन्होंने अभी तक सबक नहीं लिया, ये दुर्भाग्य की बात है। और फिर भी राष्ट्रीय दल तो हैं वो, क्योंकि भाजपा के बाद सबसे बड़ा दल आज भी वही है संयोग से। जी, अगर हम लखीमपुर खीरी की घटना को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखना चाहें, तो इसका योगी सरकार पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? बीजेपी की उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर क्या असर पड़ने वाला है? और इसके बाद किसान आंदोलन किस तरह से, किस गति से आगे बढ़ेगा? ये बात स्पष्ट है मुकेश जी कि अब जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र, जिससे 2024 के संसदीय चुनाव की भी दिशा निर्धारित होने वाली वह उत्तर प्रदेश है। निश्चित रूप से यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में
जाता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, किसान आंदोलन तो अब निश्चित रूप से सरकार के विरोध का आंदोलन बन चुका है और आगामी चुनाव में मतदान के ऊपर उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता सोमपाल शास्त्री, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है अब पूरी तरह से बदल चुकी है। खासतौर पर लखीमपुर खीरी की इस हत्याकांड के बाद अब किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई है और बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उसके खिलाफ और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, किसानों में भी और इतर समुदायों भी। और अब बीजेपी के लिए विपक्ष में बैठना लगभग तय मान रहे हैं वो। तो अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।